हाय गाइस, वेलकम बैक। संदीप हियर एंड टुडे आई एक्सप्लेन ट्रू स्पिरिट। 16 साल की एक छोटी सी लड़की जो हम सबको जिंदगी का एक असली मतलब समझा देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जेसिका वॉटसन की, जो कि एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने अकेले ही अपनी नाव से बिना रुके इस दुनिया का एक पूरा चक्कर लगाया था। जेसिका अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। उनकी फैमिली में सभी को नाव चलाना या उसे ऑपरेट करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उनका मन करता वो नाव लेकर समंदर में निकल पड़ते। 12 साल की उम्र में जेसिका को यह एहसास हुआ कि समंदर ही उसका लक्ष्य है। वो धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगी। जिसके बाद जेसिका ने 16 साल की उम्र तक ये जान लिया कि आखिर नाव को समंदर में कैसे ऑपरेट करते हैं। उसका बस एक ही लक्ष्य था कि वो भी जेसी मार्टिन की तरह कम उम्र में इस दुनिया का पूरा चक्कर लगा सके। जेसिका की फैमिली में उसके पिता रोजर वॉटसन, माँ जूली वॉटसन, बड़ी बहन एमिली वॉटसन, भाई टॉम वॉटसन और एक छोटी बहन हेना वॉटसन के साथ मिलकर रहते हैं। जेसिका के पास अपनी खुद की एक पर्सनल बोट थी। सितंबर 2009 में 16 साल की जेसिका वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और वर्ल्ड टूर पर जाने से पहले वो ट्रायल के लिए अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर आती है। पहली बार वो समंदर में अकेली आकर काफी खुश थी। वो डांस करके अपनी खुशी मनाती है और कुछ देर बाद सो जाती है। तभी अचानक एक झटका लगता है और उसकी बोट एक कार्गो शिप से टकराती है, जिससे बोट का काफी नुकसान हो जाता है। और जेसिका सही सलामत थी। इन सब के बाद जेसिका अपने कोच बेन को कॉल करती है, जहाँ बेन उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए उससे कोऑर्डिनेट्स पूछता है। लेकिन जेसिका को बचपन से ही डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी, इस कारण वो अक्षरों को ठीक से पढ़ नहीं पाती थी और बेन को उन कोऑर्डिनेट्स का पता नहीं चलता। आगे बेन जेसिका की फैमिली को सब सच बताता है। रोजर जेसिका के लिए मदद भेजने की बात करता है, पर बेन का मानना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जेसिका कभी भी समंदर में सरवाइव नहीं कर पाएगी। और आज तो वो सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, और कल जब वो पूरी दुनिया घूमने जाएगी तो उसे काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो कहकर वो जेसिका से खुद ही वापस आने के लिए कहता है। जेसिका के साथ हुई उस घटना का पता मीडिया को भी चल जाता है और वो इस खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए उनसे तीखे सवाल करने लगते हैं। मीडिया वालों का कहना था कि जेसिका अभी बहुत छोटी है और उसे समंदर का इतना कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। आगे उन्हें पता चलता है कि जेसिका ने वार्निंग अलार्म को ऑन नहीं किया था। यही कारण था कि उसकी कार्गो शिप से टक्कर हो गई थी, जिससे सभी लोगों को लगने लगता है कि जेसिका अकेली समंदर में नहीं जा सकती। सर्वाइव करना तो दूर की बात है, वो बेन को भी निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ट्रिप के दौरान बेन के साथी की मौत हो गई थी। जेसिका को जल्द से जल्द वर्ल्ड टूर पर निकलना होगा, क्योंकि ठंडे इलाकों में समंदर में बर्फ की परत जमना शुरू हो जाएगी। अब एक्सीडेंट की वजह से बोट का काफी नुकसान हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसे की जरूरत थी। अगर बोट जल्द ही ठीक नहीं हुई तो जेसिका इस साल वर्ल्ड टूर पर नहीं जा पाएगी। तभी हम देखते हैं कि जेसिका की नाकामयाबी का जिम्मेदार उसके माता पिता को ठहराया जाता है, और उन्हें लगता है कि जेसिका अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कोई भी स्पॉन्सर जेसिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी जेसिका की माँ जेसिका को सपोर्ट करते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर सकती हो, और सफर को जारी रखने के लिए कहती है। इसके बाद बेन जेसिका को अपने साथ ले जाता है। अब मीडिया में जेसिका की खबर चलने के बाद कुछ लोग जेसिका की मदद के लिए सामने आते हैं, और वो सब मिलकर जेसिका की बोट को रिपेयर करके फिर से उसे पहले जैसा कर देते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। जेसिका अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, पर रोजर अभी भी काफी चिंतित था। बेटी की चिंता आखिर किसे नहीं होती। अपने पिता से मिलने के बाद जेसिका पीछे हटने का सोचती है, और उसकी बहन एमिली इस मिशन को सफलतापूर्वक बिना डरे पूरा करने के लिए कहती है। एमिली जेसिका के इस टूर के लिए एक व्लॉग चैनल बनाती है, ताकि जेसिका अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर कर सके। काफी संघर्ष के बाद वो दिन आ गया जब जेसिका को अपनी बोट में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलना है। वो अपने परिवार से विदा लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ती है, जिसका सीधा प्रसारण मीडिया करता है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा शायद कोई एक ही कर पाता है। एक 16 साल की लड़की, जिसके लिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना लगभग नामुमकिन था। आगे जेसिका अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और 18 अक्टूबर सन 2009 को अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 7 महीने के एक चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़ती है। बेन अपने कंप्यूटर के साथ जेसिका के घर आ पहुंचता है, ताकि वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके और स्थिति गंभीर होने पर उसे मोटिवेट कर सके। आगे जेसिका को अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पहली बार उसकी मुलाकात बेन से हुई थी। बेन नाव चलाने में एक्सपर्ट था, और उसने अकेले ही 3 बार इस दुनिया का चक्कर लगाया था। तब जेसिका ने बेन से कहा था, छोरिया छोरों से कम है के। वो जेसी मार्टिन की तरह ही इस दुनिया का पूरा चक्कर लगाना चाहती थी, जिसने मात्र 17 साल की उम्र में अकेले ही इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, और वो इस रिकॉर्ड को 16 साल की उम्र में ब्रेक करना चाहती है। आगे जेसिका अपना व्लॉग शूट करते हुए अपनी बोट के बारे में बताती है कि आखिर बोट ऑपरेट कैसे होती है। फिर वो अपने सफर के बारे में बताती है कि वो क्या खाती है, कहाँ सोती है, और वो बिना रुके अकेले ही दुनिया भर की सभी समुद्री सीमाओं को पार करेगी, और अगर वो इस दौरान कहीं भी रुकी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे वो अपने सामानों के बारे में बताते हुए कहती है कि उसका हेयर ब्रश घर पर ही रह गया है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए वो एक चम्मच की सहायता
सहायता लेती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। जेसिका अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, जहाँ बेन उसे सिंगिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि बेन भी अकेलेपन में कुछ ऐसा ही करता था। 33 दिन तक सफर कंटिन्यू करके वो बहुत खुश थी और दुनिया के साथ अपनी खुशी को बांट रही थी। लेकिन जेसिका के पिता अभी भी चिंतित थे। तभी शाम के समय मौसम में कुछ बदलाव होते हैं और आसमान लाल होने के साथ ही जेसिका को ये समझ आ जाता है कि अब जल्द ही तूफान आने वाला है। बेन जेसिका को तूफान से बचने के तरीके बताता है और उसे बोट का ड्रॉ खोलने के लिए कहता है, ताकि जेसिका अपनी बोट को तूफान से बचा सके। इस खबर को सुनने के बाद जेसिका के माता पिता काफी परेशान थे और अब उन्हें बेन के ऊपर उतना भरोसा नहीं था। कुछ ही समय में तूफान के संकेत मिलने लगते हैं और जेसिका तूफान से बचने की तैयारी करने लगती है। तूफान के आने से बोट का संतुलन बिगड़ने लगता है, लेकिन जेसिका उम्मीद नहीं छोड़ती। वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोट का संतुलन बनाने की कोशिश करती है। आगे वो ड्रॉ खोलकर समंदर में फेंकती है, जिससे उसकी बोट का संतुलन बन सके। और तूफान काफी तेज था, जिस वजह से बोट के अंदर पानी आने लगता है। आगे वो गेट को बंद करके पानी को रोकती है, पर लगातार तेज लहरों का बोट से टकराने की वजह से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती। तभी अचानक उसके सर पर एक भारी चीज लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जेसिका को जब होश आता है तो वो कॉल करके अपने परिवार से कहती है कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तूफान भी अब जा चुका है। 50 दिन पूरे होते होते वो साउथ अमेरिका तक पहुँच गई थी। आगे एक पत्रकार बेन से पूछते हुए कहता है कि जेसिका अब कैसी है। कैमरे को सामने देख बेन घबरा जाता है, जहाँ हेना मीडिया को जेसिका के व्लॉग के बारे में बताती है और मीडिया के लोग एक लैपटॉप में जेसिका का व्लॉग देखते हैं। वो अक्सर ही अपने परिवार से बात किया करती थी और फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद क्रिसमस डे आ जाता है और जेसिका के सभी फैमिली मेंबर्स क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं। जेसिका भी अपनी बोट में थोड़ी बहुत सजावट करके क्रिसमस का आनंद लेती है, लेकिन अब भी वो काफी अकेली थी। अपने सफर में बढ़ते बढ़ते उसे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। इसी एक्सपीरियंस के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। 113 दिनों के लंबे सफर के बाद जेसिका अपने घर से बहुत दूर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर हवा का कोई नामो निशान तक नहीं था, जिस वजह से उसकी बोट आगे नहीं जा पाती। अब जब तक हवा नहीं चलती उसे यहीं पर रहना होगा। अब उसे अपने अकेलेपन को पीछे छोड़ना होगा और अपने मन में उठने वाले निगेटिव थॉट से बचना होगा। अब इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और हवा का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब इतने टाइम से एक ही जगह पर रहते हुए वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपने परिवार वालों से ठीक से बात तक नहीं करती और अब उसने अपनी फैमिली से बात करना ही बंद कर दिया था। एक दिन अचानक वो अपने कोच बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि वो धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है, पर जेसिका ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिस वजह से बेन काफी नाराज था। जेसिका की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। धीरे धीरे वो टूटने लगी थी और उसे लगता था कि वो अब कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। आगे इसी तरह 7 दिन बीत गए पर हवा का कोई नाम और निशान तक नहीं था। आगे जेसिका अपनी मॉम को कॉल करती है, जहाँ जेसिका काफी परेशान थी। जेसिका की माँ कहती है कि तुम एक बहादुर बच्ची हो, रोते तो वो है जो हार मान लेते हैं और तुम्हारी तो सोच ही इस दुनिया को हराने की है, तो तुम कैसे हार मान सकती हो। जेसिका को अपनी माँ से बात करके बहुत अच्छा लगता है और वो अगले दिन एक व्लॉग शूट करते हुए कहती है कि मैं अपनी फैमिली और कोच को काफी मिस कर रही हूँ। मैं आज तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मेरा खुद पर से भरोसा उठने लगता है और मुझे अक्सर लगता है कि मैं हार मान लूं। पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कामयाब होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अपने मैसेज को दुनिया तक पहुँचाने के बाद जेसिका काफी रिलैक्स थी। तभी हवा चलने लगती है और जेसिका की बोट आगे बढ़ने लगती है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए वो अपने लक्ष्य के काफी करीब आ चुकी थी। आगे मीडिया और अखबार में जेसिका के बारे में बताया जाता है। 186वें दिन वो अपने लक्ष्य से मात्र 4892 किलोमीटर ही दूर थी। तभी उसे अपनी बोट में एक दरार दिखाई देती है। जेसिका अपनी बोट को ठीक करते हुए कहती है कि उसकी बोट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर आंधी और तूफान से उसे बचा सकती है, अगर उसके अंदर पानी नहीं गया हो। 197वें दिन तक आते आते जेसिका अपने लक्ष्य के काफी करीब थी। वो अपने घर पर कॉल करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। तभी अचानक जेसिका को मौसम में कुछ बदलाव होते हुए दिखता है, जो काफी डराने वाला था, क्योंकि समंदर में तूफान आने वाला था, जिसका पता बेन को भी चल चुका था। जेसिका की माँ उसे पोर्ट पर रुकने के लिए कहती है, पर जेसिका अगर कहीं पर भी रुकी या उसने किसी की भी मदद ली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और जेसिका का सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि न्यूज पर भी तूफान के बारे में बताया जा रहा है। तूफान काफी बड़ा होगा। जेसिका के परिवार वाले उसे बोट रोकने के लिए कहते हैं और जेसिका का कहना था कि अब वो हार नहीं मान सकती। अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। देखते ही देखते जेसिका काफी लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी थी और अगर आज वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गई तो ये काफी बुरा होगा। इसलिए वो आगे बढ़ते रहने का फैसला करती है। बेन जेसिका को गाइड करने के लिए जेसिका के घर आ जाता है। जेसिका कहती है कि वो तूफान के आने से पहले ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, पर बेन का मानना था कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम तूफान से पहले वहाँ से नहीं निकल पाओगी, इसलिए तुम्हें
तुम्हें रुकना ही होगा। पर जेसिका बेन की बात नहीं मानती और तूफान में उठने वाली लहरों के ऊपर से तैरते हुए तूफान को पार करने का फैसला करती है। पर बेन अभी भी चिंतित था क्योंकि इस तूफान में 40 से 50 फीट तक की ऊंची लहरें उठने वाली थी और उसकी बोट कुछ जगह से डैमेज भी थी, जो शायद इस तूफान की लहरों को सहन नहीं कर पाएगी। आगे जेसिका के पिता कहते हैं, मैंने कभी भी इतना लंबा सफर तय नहीं किया और तुम दुनिया का चक्कर लगाते हुए आ रही हो। तुम समंदर को शायद मुझसे बेहतर जानती हो और अब तुम अपनी बोट की कैप्टन भी हो। अब चाहे तुम जो भी फैसला लो, हम सब तुम्हारे साथ है। जेसिका अपने फैसले पर अडिग थी। आगे हैना बाहर आकर मीडिया को बताती है कि जेसिका ने बिना रुके इस सफर को पूरा करने का फैसला किया है। जेसिका तूफान से बचने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तूफान को पार करना कोई आसान बात नहीं। आगे हम टीवी पर देखते हैं कि तूफान काफी बड़ा और भयंकर है और ये तूफान शायद काफी खतरनाक हो सकता है। इतने बड़े तूफान में वो बोट किसी तिनके की तरह प्रतीत हो रही थी। तेज लहरों की वजह से बोट के अंदर का सामान इधर उधर बिखरने लगा। अभी बोट के अंदर की दरारों से पानी आने लगा। जेसिका अपने घर पर फोन करती है। बेन उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर तूफान काफी बड़ा है। अब जेसिका का वहाँ से बच निकल पाना लगभग नामुमकिन है। आगे उन बड़ी लहरों की वजह से बोट पलटने लगती है, जिससे बोट समंदर के अंदर डूबने लगती है। जेसिका को लगता है कि वो अब अपने अंतिम समय में है, तो सोचकर वो अपने परिवार को याद करती है और उनकी यादों के साथ ही इस दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाती है। समंदर में बोट के डूबते ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं, जिसका पता जेसिका की फैमिली को लगता है। जेसिका की बोट समंदर में 15 फीट नीचे तक पहुंच चुकी थी। जेसिका के परिवार वाले जेसिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता, जिससे उन्हें लगता है कि जेसिका अब उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि जेसिका की बोट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर उसमें पानी नहीं भरा तो वो खुद ब खुद सीधी हो जाएगी और कुछ ही समय में बोट सीधी हो जाती है। अगले दिन जेसिका अपने घर पर कॉल करती है और बताती है कि उसने तूफान को पार कर लिया है और मौसम भी अब पूरी तरह साफ है। आगे हैना मीडिया को बताती है कि जेसिका ने तूफान को सुरक्षित पार कर लिया है और वो जल्द ही वापस घर आने वाली है, जो सुनकर लगभग 80,000 लोग जेसिका का स्वागत करने के लिए तैयार थे। कोच ने एक सलामी देकर जेसिका का स्वागत किया। इस नजारे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जेसिका के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। जेसिका के बोट से उतरते ही एक ग्रैंड वेलकम किया गया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा थी और हर न्यूज चैनल पर जेसिका को ही दिखाया जा रहा था। 18 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ जेसिका का सफर पूरे 210 दिनों के बाद 15 मई 2010 को पूरा हुआ। जेसिका की फैमिली जेसिका की घर वापसी से काफी खुश थी। जेसिका अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती है कि मैं भी आप सभी की तरह ही एक साधारण लड़की हूँ जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगातार प्रयास करते रहना है। आप एक न एक दिन उसमें जरूर सफल हो जाएंगे। इस कहानी के आखिर में हम असली जेसिका को देखते हैं, जिनके ऊपर ये कहानी बनी है, जिन्होंने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने सपनों को पूरा किया और सबसे कम उम्र में दुनिया का चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो भविष्य में शायद ही कोई क्रैक कर पाएगा। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने 2 किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर बुक बनी। जेसिका की कहानी जानने के बाद हमें समझ आता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल जरूर हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, ताकि जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को हम पार कर सके। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें।